नमस्कार, एनडी स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। जीत का शंखनाद। जी हां, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का 2 दिवसीय मध्य प्रदेश दौरा आज से शुरू हो गया है। भोपाल में स्टेट हैंगर पर नड्डा जी का जोरदार स्वागत हुआ। वीडी शर्मा, सीएम शिवराज सहित वरिष्ठ पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। जेपी नड्डा ने सीएम शिवराज और पीएम मोदी की जमकर के तारीफ की है। बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं की तारीफ में उन्होंने कसीदे गढ़े हैं। निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर के कार्यकर्ताओं से उन्होंने संवाद किया। साथ ही साथ शहीद स्मारक पहुंचकर शहीदों को पुष्पांजलि भी अर्पित की है। निकाय चुनाव से पहले कार्यकर्ताओं में जेपी नड्डा ने जोश भरने का काम किया है। ईदगाह हिल्स स्थित नानक टेकरी साहिब पहुंच करके उन्होंने मत्था टेका, जहां उन्होंने पहुंच करके ये कहा कि मैं परम सौभाग्यशाली हूं कि मुझे यहां मत्था टेकने का अवसर प्राप्त हुआ। साथ ही साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का संबोधन भी हुआ, जिसमें उन्होंने ये कहा कि बीजेपी का मुकाबला करने के लिए 4-4 पीढ़ियां लगेंगी। मध्य प्रदेश के दामाद भी है नड्डा जी, लेकिन नड्डा जी का राष्ट्र प्रथम, उसके बाद पार्टी और उसके बाद फिर मैं और जैसा विष्णुदत्त शर्मा जी बता रहे थे, 5 राज्यों में चुनाव थे, 4 में महाविजय मिली है भारतीय जनता पार्टी को। महाविजय, प्रधानमंत्री जी का कुशल नेतृत्व और नड्डा जी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं का अनथक परिश्रम, महाविजय के बाद पधारे के फिर दोनों हाथ ऊपर उठाकर ताली बजाकर उनका स्वागत कीजिए। कहते थे कि भारत में कुछ बीमारू राज्य हैं, बीमारू राज्य, उसमें बी बिहार के लिए, एम मध्य प्रदेश के लिए, आर राजस्थान के लिए, यू उत्तर प्रदेश के लिए बीमारू ये राज्य हैं जो भारत को नीचे खींच लेते हैं। आज उसी मध्य प्रदेश में खड़े हैं जो बीमारों नहीं लीडर राज्य बनकर के खड़ा गया है। एग्रीकल्चर में आप आगे, इरीगेशन में आप आगे, खाद्यान्न में आप आगे, शिक्षा में आप आगे, स्वास्थ्य में आप आगे। आज बढ़ता हुआ मध्य प्रदेश दिख रहा है। शिवराज जी के राजनीति में सफल होने के लिए क्या नेता चाहिए, नीति चाहिए, नियत चाहिए, नियत को कार्यक्रम में बदलने की ताकत चाहिए और कार्यक्रम को सफल करने के लिए कार्यकर्ता चाहिए। नीति है तो हमारे पास, ये हमारी भारतीय जनता पार्टी है जिसके पास नरेंद्र मोदी जैसा नेता है और वहां से लेकर के शिवराज सिंह, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मुरलीधर राव जी, हमारे एक नेताओं की सीखा है और आपके गांव तक नेता है तो भारतीय जनता पार्टी। जिसको भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करना है, जिसको भारतीय जनसंघ का मुकाबला करना है, उसको यहां तक पहुंचने के लिए 4-4 पीढ़ियां खपानी पड़ेगी, तब जाके होगा। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज भोपाल दौरा है, वे भोपाल में आए हुए हैं और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए योगेश यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ शंकरलाल तिवारी जी जो कि बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वरिष्ठ पत्रकार संदीप पौराणिक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा शंकरलाल तिवारी जी से। शंकरलाल जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भोपाल में आए हैं और उन्होंने एक बड़ी बात कही है कि संसदीय बोर्ड में सीएम का चेहरा तय होगा। क्या सियासी मायने निकाले जाएं इस बात के? नहीं, संसदीय बोर्ड में तो हमेशा ही तय होता रहा है और इसलिए वो लाइन पूरी करने के लिए उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है इन तमाम बातों को, चाहे वो सीएम का पद हो या अन्य भी कुछ हो, तो वो पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है, पार्टी का सिस्टम है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है अपन ध्यान में कि अगला चुनाव और आदरणीय शिवराज जी और आदरणीय वीडी शर्मा के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। तो इसलिए अब
अभी कोई ऐसा विषय नहीं है कि उन्होंने कोई ढंग से कहा। उन्होंने तो साफ कहा है कि अगला चुनाव वर्तमान नेतृत्व जो ही होगा और सीएम कौन होंगे पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है, इसलिए आज से कुछ कहना उचित नहीं है। जी, हमारे साथ चर्चा में योगेश यादव जी भी जुड़े हुए हैं। योगेश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आज एक बड़ी बात कही है जेपी नड्डा जी ने। उन्होंने कहा है कि 4-4 पीढ़ियां लगेंगी बीजेपी का मुकाबला करने के लिए, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का दम्भ है और ये दम्भ बहुत पहले भी हुआ है। ये दम्भ के शिकार हमेशा हुए। एक बार इनको फील गुड हो गया था और इतना जबरदस्त तरीके से घमंड छाया था कि इन्होंने नवंबर में प्रस्तावित चुनाव को मई में करवा लिया था और उसके बाद ये बुरी तरह चुनाव हार गए थे। तो ये होता है, कभी कभी व्यक्ति को सत्ता का उन्माद इस तरीके से छा जाता है कि वो 4 या 5 पीढ़ियों की बात करने लगते हैं, जबकि कांग्रेस के साथ एक शाश्वत सत्य ये जुड़ा हुआ है कि हमारी निरंतरता आजादी के पहले और आजादी के बाद बनी हुई है, क्योंकि हमारा लक्ष्य सिर्फ सत्ता हथियाना नहीं होता है। हम अपने उन मूल्यों को, उन सिद्धांतों के प्रति जवाबदेह रहते हैं जो हमने नाम तय किए हैं, जो हमारा उद्देश्य है। कांग्रेस अपने आप में एक आंदोलन है। कांग्रेस अपने आप में अंत्योदय विकास की एक अंतिम चेष्टा है और कांग्रेस का अर्थ ये नहीं कि हम गेंद गेंद प्रकारण या कैसे भी करके सत्ता को हथिया लें या खरीद फरोख्त करके सत्तारूढ़ हो जाएं। तो कांग्रेस के इसी उद्देश्य के कारण कांग्रेस 1000 साल तक रहेगी, क्योंकि हमारी नीति रीति वो नीति रीति है जो भारत माता की रीति नीति है, जो भारत माता का आंचल है। जिस तरीके से भारत माता के विशाल आंचल में सभी जाति और धर्म के लोगों का समावेश है और सभी धर्म और जाति को प्रादुर्भाव है कि वे आगे बढ़े, उसी तरह कांग्रेस का भी यही सकारात्मक रूप है कि हम सभी समाज के लोगों को लेकर चलते हैं। हमारे वहां वैमनस्यता नहीं है, हमारे वहां घृणा नहीं है। हम उन सिद्धांतों का पालन करते हैं कि जो भारतीय संस्कृति के सिद्धांत है, सहिष्णुता, सभी का विकास, मानव जाति के लिए समर्पित होकर कार्य करना। तो ये तो अब चूंकि अब दावा कर रहे हैं कि हम 4 पीढ़ी तक बीजेपी को संभालेंगे, तो पहले भी ऐसे दावे किए गए और क्या हश्र हुआ ये आप अच्छी तरह जानते हैं। जी बिल्कुल, योगेश जी हमारे साथ चर्चा में बने रही है। हमारे साथ चर्चा में संदीप पौराणिक जी भी जुड़े हुए हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। संदीप जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आज परिवारवाद को लेकर के जेपी नड्डा जी ने एक बात कही है कि जो नेता पुत्र हैं उनको सिर्फ संगठन में ही पद मिलेगा। उनकी इस बात के क्या मायने निकाले जाए? देखिए, आप एक चीज विज्ञान चीज मान के चलिए जी कि परिवारवाद एक बड़ा मुद्दा बन गया है और बीजेपी के पास, हम ये कहें कि उनके सामने जो राजनीतिक दल है, कांग्रेस पर हमला करने का एक सबसे आसान हथियार भी कह सकते हैं, क्योंकि उनके यहाँ परिवारवाद है। जेपी नड्डा ने जो बयान दिया है कि परिवारवाद को जगह नहीं है पार्टी में, उन्होंने उदाहरण भी दिया उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव का और मध्य प्रदेश का भी जिक्र किया और उन्होंने साफ कहा है कि नगरीय निकाय के चुनाव में वो नेता पुत्रों को जगह नहीं देंगे जी। इसका बड़ा लाभ ये है कि एक तो उन नेता पुत्रों का वो रास्ता रुक गया है जिसके जरिए वो राजनीतिक तौर पर या यूं कहें सत्ता का हिस्सेदार बनना चाहते हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो उन कार्यकर्ताओं में उत्साह आ जाता है जो लंबे अरसे से उन इलाकों में काम कर रहे हैं जहां नेता के परिवार के सदस्य भी सक्रिय हैं, क्योंकि उन कार्यकर्ता के सामने एक सवाल रहता है कि अगर नेता पुत्र है तो उन्हें टिकट नहीं मिलेगा। लेकिन जब आपने ये तय कर लिया है कि हम नेता पुत्र, नेता के परिवार के व्यक्ति को जो निर्वाचित सदस्य है उसको हम संगठन में रखेंगे, उम्मीदवारी तय नहीं करेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसका कार्यकर्ता के मनोबल पर सकारात्मक असर पड़ता है और उसे उम्मीद जाग जाती है। और मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी ने जो लाइन तय की है परिवारवाद को रोकने की, उसके पीछे बड़ा मकसद उनका यही है कि आपके सामने जो विरोधी दल है उसको करारा जवाब देने का आपको कोई रास्ता तो खोजना पड़ेगा। तो परिवारवाद एक ऐसा रास्ता है कि जो आप सीधे तौर पर कांग्रेस पर हमला कर सकते हैं कि उनके यहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी सत्ता या यूं कहें संगठन हस्तांतरित होते आया है। इसका जवाब आने वाले समय में कांग्रेस को और देना पड़ सकता है। बिल्कुल, इसका जवाब आने वाले समय कांग्रेस को देना पड़ सकता है। हमारे साथ शंकरलाल तिवारी जी भी जुड़े हुए हैं। शंकरलाल जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आज हमने ये देखा कि जेपी नड्डा जी पहले गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी के यहाँ गए,
चाय पे चर्चा की और उसके बाद फिर वो मुख्यमंत्री आवास पहुंचे लंच करने के लिए। तो दो अलग अलग नेताओं के साथ दो अलग अलग समय पे दो अलग अलग मुलाकातें, इसके क्या मायने निकाले जाएं? मायने बड़ा साफ है कि वो भोपाल आए थे और उनके मन में आया कि मुझे नरोत्तम जी के यहाँ भी 5 मिनट जाना है, 10 मिनट 25 मिनट को भी, और मुख्यमंत्री जी के यहाँ जाने कार्यक्रम तय हुआ था। इसमें कोई चीज ढूंढना या खोजना या वो दो जगह क्यों गए, मैं सोचता हूँ कि कहीं न कहीं अनावश्यक की खोज है। और सामान्य रूप से जो वरिष्ठ नेता आते हैं तो कहीं न कहीं अन्य मुख्यमंत्री के यहाँ, अन्य वरिष्ठ पदाधिकारियों या मंत्रियों के यहाँ उनका जाना सामान्य रूप से होता रहा है। अभी आदरणीय यादव जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी, अब उन्होंने तो बहुत बोल दिया, बोले 1000 साल कांग्रेस पार्टी काम करेगी, उन्होंने उम्र भी बता दी कांग्रेस की। ये सच है कि आजादी के पहले और कांग्रेस एक आंदोलन रहा, कांग्रेस का नाम एक जन आंदोलन और आजादी के आंदोलन की दृष्टि से रहा है। और आज नड्डा जी ने ही भोपाल में ये बात कही कि वर्तमान में पिछले 30-40-50 वर्षों में तो कांग्रेस कमीशन शब्द का पर्याय बन गई है। और कांग्रेस ने यदि अच्छे काम किए होते, कांग्रेस ने जनता के लिए भारत माता की बात कर रहे थे, भारत माता के टुकड़े भी कांग्रेस के कारण हुए। जम्मू कश्मीर में आज जो परिस्थितियां बनी हैं, जिनसे लड़ रहे हैं मोदी जी और केंद्र की सरकार और हमारे फौजी आतंकवादियों से पुलिस के लोग, यह भी कांग्रेस की ही देन है। और भ्रष्टाचार, कमीशन खोरी, ये तो कांग्रेस के अंत की वजह बनी है। और इसलिए कांग्रेस का पर्यायवाची अगर कमीशन और कमीशन का पर्यायवाची कांग्रेस है, तो आप सोच सकते हैं कि आपने आजादी की लड़ाई के समय कांग्रेस एक जन आंदोलन रही होगी, पर आजादी के बाद से उसने निरंतर वोट बैंक बनाने का काम, जातिवाद फैलाने का काम, लोकतंत्र को जाति तंत्र में बदलने का काम और सांप्रदायिकता, कहीं अल्पसंख्यक, कहीं कुछ, इस तरह के तमाम प्रोपेगेंडा करके सिर्फ कांग्रेस के नेता अपना घर भरते रहे, कमीशन खोरी में संलग्न रहे। अभी आपने पिछले समय मनमोहन सिंह जी की सरकार के दौर में देखा था कि केंद्र सरकार के आधे मंत्री जेल में थे। आज भी हालात ये है, इनके सबसे बड़े सहयोगी लालू यादव वर्षों से जेल में, आज भी उनके विरुद्ध फैसले हो रहे हैं। आपने देखा है कि महाराष्ट्र में इनके मंत्री जेल में है। और इस नाते स्थिति ये है कि कांग्रेस अब वर्तमान में 1000 साल तक उसका नाम इतिहास के पन्नों में भले रहे और कहीं वो मुझे दिखी नहीं गई देश के अंदर। और इसलिए संतुष्टि यादव जी को हो सकती है और कांग्रेस का जिस तरह से क्षरण हुआ है। अभी कपिल सिब्बल जी ने तो यादव जी से पूछना था कि कपिल सिब्बल जी, कपिल सिब्बल ने अभी कांग्रेस को छोड़ दिया है और बिल्कुल आपने सही कहा। हमारे साथ यादव जी जुड़े हुए हैं। योगेश यादव जी, अभी आपने शंकरलाल तिवारी जी की बात सुनी और आज जेपी नड्डा जी ने भी एक बात कही है कि हमारे पास नेता है, नीति है, नीयत है और सबसे बड़ी बात हमारे पास जनता का आशीर्वाद है। आपने तिवारी जी की बात सुनी और आज जो नड्डा जी ने बात कही है उस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा, क्या कहेंगे? देखिए, तिवारी जी का जहां तक सवाल है वो मेरे श्रद्धेय हैं, सम्मानी हैं, बुजुर्ग हैं और कांग्रेस के बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के अंतर्गत है। लेकिन ऐसे नेताओं को हताशा और निराशा इसलिए हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी जो अपना पुराना स्वरूप था वो खो चुकी है। जिन बातों को वो कमीशन की बातें कह रहे थे और अलगाववाद, वैमनस्यता की बातें कह रहे थे, जातिवाद की बातें कह रहे थे, मुझे लगता है तिवारी जी ये भारतीय जनता पार्टी के लिए कह रहे हैं। क्योंकि आदरणीय तिवारी जी जैसे वरिष्ठ लोगों को जिस तरीके से भाजपा ने दरकिनार किया है और अपनी सत्ता सुविधा के अंतर्गत एक नाम तय किए कि इस व्यक्ति को बाहर करना है तो साहब एक ऐसा नियम बना लीजिए, 75 आफ्टर 75 बाहर। इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे नेताओं को दरकिनार करते हुए बैठाने का एक तरीका खोजा। ना कोई सिद्धांत था, ना कोई नीति थी। मनमोहन जोशी
लाल कृष्ण आडवाणी, सुमित्रा महाजन और हमारे शंकर लाल जी तिवारी जैसे वरिष्ठ नेताओं को दरकिनार किया है, तो आप इनकी अंतस से पूछिए, इनकी आत्मा से पूछिए कि भारतीय जनता पार्टी ने इनके साथ क्या किया। दूसरी बात है कि जो ये नियम कह रहे हैं, ये नियम सिर्फ शाब्दिक नियम होते हैं, इसका कोई माने नहीं रखता है कि आज ये कह रहे हैं कि नेता पुत्रों को टिकट नहीं मिलेगा। ये गलियारे खोज लिए जाते हैं और उन गलियारों से निकलकर ये कह देते हैं कि बाद में कि इस व्यक्ति का, ये हमारे पुत्र का कोई विकल्प ही नहीं है। विकल्प ना होने के कारण भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ऐसे लोगों को टिकट दिया जा रहा है। तो नई पौध तैयार करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने इससे पहले भी कहा कि हम परिवारवाद को बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का परिवार तो है नहीं जी। लेकिन उनके उस बयान पर कि क्या धज्जियां उड़ी हैं, आप सब देख लीजिए कि कितने नेता पुत्र अभी राजनीति में काबिज है और कायम है और आगे भी तैयारियां कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो कहा जाता है वो कभी किया नहीं जाता है। ये आदरणीय हमारे संदीप पौराणिक जी हैं, अच्छी तरह बैठे हुए हैं, भाई साहब जानते हैं इस बात को। और कांग्रेस के परिवारवाद पर हमला करना, तो ये कांग्रेस के प्रति इनका फोबिया है कि कांग्रेस से डर लगता है। ये तो सुबह उठते हैं कांग्रेस कांग्रेस, शाम को कांग्रेस, ना कोई नीति है, ना बेरोजगारी के प्रति विजन है, ना बढ़ते भ्रष्टाचार के प्रति कोई अंकुश है, ना इस देश को विकसित देश के रूप में कैसे ले जाना चाहिए, कुछ नहीं। सुबह उठे कांग्रेस कांग्रेस, शाम उठे कांग्रेस कांग्रेस। और गांधी परिवार से इतना डर लगता है, यही कांग्रेस की शक्ति है। प्रधानमंत्री जी से लेकर मुख्यमंत्री तक और मुख्यमंत्री जी से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, जो आज भोपाल आए हैं, उनका एक ही काम, इनके भाषण आप सुन लीजिए। इनका भाषण यदि 40 मिनट का हो रहा है तो इसमें 15 या 20 मिनट तो ये कांग्रेस की बात करेंगे। तो ये कांग्रेस के विशाल कद का परिचायक है कि कांग्रेस कितनी मजबूत संस्था है। इनको कांग्रेस के अलावा और डर भी लगता है, फोबिया है, डर लगता है। योगेश जी, शंकरलाल तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शंकरलाल जी, अभी आपने योगेश जी की बात सुनी, वो कहते हैं कि आप तो सुबह शाम कांग्रेस 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 कांग्रेस, बस कांग्रेस का ही जाप करते रहते हैं और आपको कांग्रेस से डर लगता है, क्या कहेंगे इस पर? नहीं, मुझे तो हंसी आ रही है। यादव जी मेरे नेता है, अच्छे व्यक्ति हैं और मैं उनको प्यार भी करता हूँ, पर इस सब के बावजूद उनको शायद छोड़े माटी भूल गया। उनको शायद आधे से ज्यादा मंत्री जेल में थे मनमोहन सिंह जी की, ये भूल गया। उन्होंने ये कह दिया कि हम डरते हैं। अरे भैया, आप हो कहाँ कि हम आपसे डरेंगे? और डरने की क्या जरूरत है? भले आप डराना क्यों चाहते हो किसी को? भाजपा तो किसी को डराना नहीं चाहती। नड्डा जी ने जो आज बात कही है परिवारवाद की, ये बात आपने यादव जी ने ही बताई कि आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इस पर यूपी चुनाव के समय भी और जगह जगह पर जहाँ बात आई है, उन्होंने कहा कि हम परिवारवाद को हमारी पार्टी को जगह नहीं। आप कहते हो हम जो कहते हैं वो करते नहीं है। अरे आप याद करिए धारा 370 यादव जी, हमने जनसंघ के गठन के समय जब जनसंघ बना उस समय हमने नारा दिया था, एक प्रधान एक विधान एक निशान। अब की स्थिति है कि आप देखिए, नेता दो प्रकार के होते हैं। यादव जी, आप बहुत वरिष्ठ हैं, आपसे मैं मार्गदर्शन लेना चाहता हूँ। एक जमाने में इंदिरा गांधी जन नेता भी थी और कांग्रेस की नेता भी थी। इसको बताना नहीं पड़ता था, ये देश में दिखता था। और अटल बिहारी वाजपेयी विपक्ष के वरिष्ठ नेता इस नाते देश के अंदर और आम आदमी की जुबान पे थे। पर आज ना तो आपके पास पार्टी का नेता है, यू हैव नो प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस पार्टी का, आपके पास कोई प्रेसिडेंट नहीं है, तय नहीं कर पा रहे हैं आप। उस बीमार सोनिया जी को आप जबरदस्ती कार्यकारी अध्यक्ष बना करके रखे हुए, आपके पास नेता नहीं है। और जन नेता होने में तो आज की स्थिति में कांग्रेस के पास ये टोटा है कि जितने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे, या तो वो घरों में बैठे हैं और या तो वो आपस में लड़ाई कर रहे हैं और या तो पार्टी छोड़ करके दूसरे पार्टी में जा रहे हैं जी। मैंने अभी पूछा था कि सिब्बल जी का क्या मामला है, यादव जी ने उस पर एक शब्द नहीं बोला। वो भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहते हैं। मैं यादव जी को याद दिलाना चाहता हूँ कि बीजेपी को याद से नहीं कह रही, पिछले समय 2 साल पहले जब जिला अध्यक्ष हमारे यहाँ संगठन के बनने थे तो भी ये बात थी कि इस आयु तक के लोगों को जिला अध्यक्ष बनाएंगे।
मंडल अध्यक्ष बनाने की बात थी। अभी कांग्रेस ने भी इस ढंग के निर्णय लिए हैं, तो कांग्रेस बीजेपी की नकल भी करना चाहती है और बीजेपी के निर्णय की आलोचना भी करना चाहती है। तो हसत कटाए फुलाऊ काटू दो नए संग वाले हमारी पार्टी ने तो योजनाबद्ध तरीके से पार्टी में, संगठन में और जहां हमारी सरकारें हैं या नगरीय निकाय है, जो भी संस्थाएं, वहाँ नवीन नेतृत्व खड़ा करने के लिए और ये काम किया और ये काम पार्टी ने अपने सिस्टम और अपनी नीति के अंतर्गत किया। और कांग्रेस की क्या स्थिति है? कांग्रेस न तो जिसके पास कोई जन नेता है, आज कांग्रेस की जनसभाओं में हालत ये है जी, की सभाओं में तो 25-50 लोग भी नहीं उपस्थित हो पा रहे। ना आपके पास नीति है, ना आपके कार्यालय ढंग से चल रहे हैं। राज्य के पीसीसी में कभी कभी तीज त्योहार, पूर्णमासी, परिवार, अमावस में भी और दिए नहीं जलते हैं। और इस स्थिति में कांग्रेस को अपना आत्मावलोकन करना चाहिए। उन्हें हमने मंडल अध्यक्ष बनाए, उनका मंडलम बना दिए। अब मंडलम ने जो है तो नेताओं को कमंडल पकड़ा दिए और इसलिए सिर्फ आलोचना बीजेपी की करते और हम कांग्रेस नहीं करते। हम तो जनता के विकास के लिए, गरीब की आर्थिक उन्नति के लिए, किसान मजदूर के लिए हमारे पास विजन है। और आज प्रधानमंत्री जी ने कल कहा है 8 वर्ष पूरे होने पर कि हम वोट बैंक की राजनीति नहीं कर रहे हैं। हम भारत को नया भारत, नवीन भारत, आने वाले युवकों के लिए एक सुंदर भारत, मजबूत आर्थिक स्थिति का भारत और विकास से जुड़ा हुआ भारत, भाईचारे से जुड़ा हुआ भारत, भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपराओं से जुड़ा हुआ भारत निर्माण कर रहे हैं। बिल्कुल, भारतीय परंपराओं से जुड़ा हुआ भारत का निर्माण कर रहे हैं। हमारे साथ संदीप पौराणिक जी भी जुड़े हुए हैं। संदीप जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आज जेपी नड्डा जी ने एक बात कही थी कि हमारे पास नेता है, हमारे पास नीति है, हमारे पास नियत है और सबसे बड़ी बात यह कि हमारे साथ जनता का आशीर्वाद है। तो क्या ये जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं ये कहा जाए कि कांग्रेस के पास नहीं है और कांग्रेस से संघर्ष कर रही है? और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि मध्य प्रदेश अब बीमारू नहीं बल्कि लीडर राज्य बन चुका है। उनकी इस बात से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं संदीप जी? देखिए, जो भी राजनीतिक दल सत्ता में होता है, जिसे सफलता मिलती है, वो अपनी बातें अपने अंदाज में कहता है और वो सच भी लगने लगती हैं कई बार जी। ये बात सही है कि देश के सबसे लोकप्रिय नेताओं में नरेंद्र मोदी हैं जी। वर्तमान में बीजेपी का संगठन है, उनकी जमीन तक पकड़ है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि विपक्ष में कुछ नहीं है। कांग्रेस है, कांग्रेस को आप नकार नहीं सकते। ये बात सही है कि वो सत्ता से लंबे अरसे से बाहर है। जहां तक जेपी नड्डा जी ने नीति, नियत और नेता की बात कही है, तो दौर अभी बीजेपी का है, तो ये सारी चीजें दिखेंगी। और सत्ता में जब आप बार बार लौट रहे हैं तो जनता की भी मोहर लग रही है। तो आप वर्तमान दौर में तो सिरमौर हैं और आपके मुकाबले कांग्रेस कहीं पीछे है, और यही कारण है कि जेपी नड्डा ने ये सारी बातें कही हैं। और नए भारत की बात जैसे तिवारी जी ने कही है, स्वाभाविक सी बात है, जो भी राजनीतिक दल सत्ता में आता है वो अपनी बात को अपने तरीके से रखता है। जब श्रीमती गांधी सत्ता में थी तो वो गरीबी हटाने की बात करती थी। बीजेपी आज सत्ता में है तो वो नए भारत की बात कर रहे हैं जी। बीजेपी आज सत्ता में है तो वो नए भारत की बात कर रही है। तीनों मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। समय की चूंकि हमारे पास कमी है, आप तीनों मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज जिस विषय पर हमने चर्चा की है, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज भोपाल आए, उन्होंने कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया और अब देखने वाली बात यह होगी कि ये जो जोश है वो आने वाले चुनाव में किस तरीके से कार्यकर्ताओं में देखने को मिलता है। तो IND की इस खास कार्यक्रम में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।